विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, इसके बारे में बात कर रहे थे अपन यहाँ पर। और देखिए यहाँ की बात की जाए यहाँ पर कि विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण तो दो भागों में बात की थी उन्होंने। नंबर 1 की बात की थी यहाँ पर यूरोपीय स्थानांतरण या यूरोपीय प्रवास। सेकंड की बात की थी एशियाई देशों में प्रवास या एशियाई स्थानांतरण। आज बात करेंगे अपन यहाँ पर एशियाई देशों की, लेकिन बात कर लेते हैं पिछली क्लास की कि पिछली क्लास में उन्होंने क्या बात की। तो पिछली क्लास में बात की थी उन्होंने यहाँ पर यूरोपीय स्थानांतरण, यूरोपीय स्थानांतरण। तो यहाँ पर देखते हैं अपन आज कि यूरोपीय स्थानांतरण के अंतर्गत किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है या किन किन मुख्य बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे अपन यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग से, जो यूरोप महाद्वीप है इस यूरोप महाद्वीप का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, इस उत्तर पश्चिमी भाग से दूसरे देशों में प्रवास अधिक रहा है। जो अपना यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी भाग की बात की जाए, जो ये यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप के इस पश्चिमी वाले भाग की बात की जाए तो इस पश्चिमी वाले भाग से क्या होता है, प्रवास अधिक होता है। ठीक है ना। जो आसपास के दूसरे देश हैं या आसपास के दूसरे महाद्वीप है, इन महाद्वीपों के अंतर्गत इस उत्तर पश्चिमी भाग से प्रवास अधिक होता है। इस क्षेत्र के लोग समुद्री मार्ग से होकर 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक विश्व के अनेक देशों में जाकर स्थायी रूप से रहने लगे हैं। देखिए जो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग की बात की जाए तो यहाँ के जो निवासी हैं वो निवासी समुद्री मार्ग से होकर, किस मार्ग से, समुद्री मार्ग से होकर 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य, ठीक है ना, 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य, 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य एक देश से दूसरे देश में जाकर स्थायी रूप से रहने लगे हैं। और इसका मुख्य कारण माना जाता है कि जो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप में जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या के स्थानांतरण के मुख्य कारण की बात की जाए तो देखिए यूरोप महाद्वीप में संसाधनों की कमी, ठीक है ना, यूरोप महाद्वीप में संसाधनों की कमी होने के कारण यहाँ की जनसंख्या दूसरे देशों में पलायन करती है। यूरोप महाद्वीप में संसाधनों की कमी तथा जीवन स्तर के गिरने के दबाव के कारण यहाँ से विश्व के अन्य देशों की ओर जनसंख्या प्रवास करने लगी है। ठीक है। और प्रवास करने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। यूरोप के पश्चिमी तट पर स्थित इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड आदि देशों के लोग समुद्री मार्ग से होकर एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों में प्रवास करने लगे हैं। अब देखिए यहाँ पर बात की जाए कि जो यूरोपीय स्थानांतरण है, इस यूरोपीय स्थानांतरण या यूरोपीय जो लोग हैं ये दो क्षेत्रों में जाकर निवास करने लगे हैं, या इनका जो स्थानांतरण है ये मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में है। नंबर 1 की बात की जाए यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, सेकंड है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो देखिए जो समुद्री क्षेत्र है, जो समुद्री रास्ता है, यहाँ से होकर इस क्षेत्र के लोग यूरोप के लोग जो समुद्री मार्ग है यहाँ से होकर एशिया से के नाम से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका वाले क्षेत्रों में अधिक प्रवास करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जाए जो कि यूरोपीय जो लोग हैं ये मुख्य रूप से दो क्षेत्रों के अंतर्गत प्रवास करते हैं। नंबर 1 की बात की जाए यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और सेकंड की बात की जाए यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है। तो देखिए
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? तो इसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, देखिए इसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। जो उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका है, इसके जो तटीय क्षेत्र हैं उसको किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। सेकंड की बात करें यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं ये यूरोपीय जनजातियों के लिए, यूरोपीय जनसंख्या के लिए सबसे सर्वसुलभ क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, यह जलवायु लोगों के लिए अनुकूल थी। किन लोगों के लिए? एशियाई लोगों के लिए यह जलवायु अनुकूल थी। कौन सी जलवायु? जलवायु जो एशिया के, जो यूरोपीय लोग हैं, इन यूरोपीय लोगों के लिए अनुकूल थी, जिस कारण इन क्षेत्रों में ये लोग स्थायी रूप से जाकर बसने लगे हैं। जिस कारण, ठीक है ना, जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जो यूरोपीय लोग हैं, इन यूरोपीय लोगों के लिए क्या मानी जाती है? अनुकूल मानी जाती हैं। इसलिए जो इस क्षेत्र के जो निवासी थे वो यहाँ जाकर स्थायी रूप से रहने लगे हैं। किस क्षेत्र के अंतर्गत स्थायी रूप से रहने लगे हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थायी रूप से रहने लगे हैं। देखिए उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर बात की जाए कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं, तो नंबर 1 की बात की जाए यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका है, इस उत्तरी अमेरिका का जो यूएस है, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, इसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, यह क्षेत्र किसके अंतर्गत शामिल है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। इसके बाद कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका की भी बात करेंगे, अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की भी बात करेंगे, न्यूजीलैंड की भी बात करेंगे, और आदि शीतोष्ण कटिबंध में स्थित देशों में इन लोगों की संख्या अधिकतम पाई जाती है। देखिए अपनों ने यहाँ पर बात की विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, और इसके अंतर्गत बात की अपनों ने यूरोपीय स्थानांतरण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करें अपन कि जो यूरोपीय स्थानांतरण है ये मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में हुआ है। जो यूरोपीय महाद्वीप की जो जनसंख्या है, इसका जो प्रवास हुआ है ये मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में हुआ है। नंबर 1 उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात की जाए यहाँ पर तो उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिण अमेरिका वाला जो क्षेत्र है, इसके जो तटवर्ती क्षेत्र है, इन तटवर्ती क्षेत्रों को किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, इसका मतलब है कि जो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप की जो जनसंख्या है, एक तो कहां पर निवास करने लगी है? उत्तरी अमेरिका, और जो दक्षिण अमेरिका है इनके तटों पर निवास करने लगी है। ठीक है, सेकंड की बात की अपनों ने यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की। जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ये जलवायु यूरोपीय महाद्वीप के लोगों के लिए अनुकूल थी। ठीक है, इसके अंतर्गत मुख्य क्षेत्र की बात की जाए कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्व के किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है, तो देखिए यहाँ पर अपनों ने नंबर 1 पर बात की उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत नंबर 1 पर बात की अपनों ने यहाँ पर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका को इसके अंतर्गत शामिल। सेकंड की बात की अपनों ने यहाँ पर कनाडा को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। सेकंड की बात करें अपन यहाँ पर, सेकंड क्षेत्र की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका की बात की जाए दक्षिणी अफ्रीका, नंबर 3 पर लिख लेते हैं अपन यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका के बाद यहाँ पर बात की जाए न्यूजीलैंड, ठीक ना। आदि क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात की जाए कि कटिबंध किसे कहते हैं या कटिबंध कितने होते हैं। पिछली क्लास में भी उन्होंने बात की थी कि कटिबंध किसे कहते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर कितने कटिबंध पाए जाते हैं। तो एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं अपन कटिबंधों पर।
देखिए ये है अपनी पृथ्वी, और इस पृथ्वी के बीचों बीच में से ये रेखा निकलते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, और ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये है 3.5, ये है 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, ये है 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त, और ये है 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव, ये है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अब देखिए अपन यहाँ पर बात करें कि कटिबंध किसे कहते हैं। ठीक है, तो कटिबंध की अपन दो परिभाषाएं पढ़ेंगे। नंबर 1 की बात की जाए यहाँ पर कटिबंध की, तो देखिए कटिबंध किसे कहेंगे, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को, ठीक है ना, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है, कटिबंध के नाम से जाना जाता है। और दूसरी परिभाषा के बारे में बात की जाए यहाँ पर, तो देखिए दो स्थानों के बीच समान विशेषता बताने वाले क्षेत्र को, दो स्थानों के बीच समान विशेषता बताने वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, कटिबंध के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर बात की जाए कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो समान विशेषताएं हैं, इस यहाँ से लेकर इस क्षेत्र के मध्य जो समान विशेषता बताते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, कटिबंध। मतलब दो स्थानों के बीच समान विशेषता बताने वाले क्षेत्र को कटिबंध के नाम से जाना जाता है। नंबर 1 परिभाषा। सेकंड की बात की जाए यहाँ पर, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को भी किस नाम से जाना जाता है, कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये वाला जो क्षेत्र है, ये है अपना उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। ठीक है, इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर साल भर सूर्य की सीधी 4 बार सीधी किरणें पड़ती हैं। मकर रेखा पर कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है। भूमध्य रेखा की बात की जाए तो यहाँ पर 21 मार्च को सीधा चमकता है, 23 सितंबर को सीधा चमकता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य कितनी बार सीधा चमकता है, 2 बार सीधा चमकता है। मकर रेखा की बात की जाए तो यहाँ पर 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इसलिए यहाँ से 23.5 से 23.5 पर साल भर क्या होती है, उच्च तापमान पाया जाता है, और इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। देखिए 66.5 से 90 तक की बात की जाए, ये 66.5 से 90 वाले क्षेत्र की बात की जाए इसकी, तो यहाँ पर साल भर बर्फ ही बर्फ जमा रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ ध्रुवों पर नहीं पहुंच पाती। ठीक है, न तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंच पाती है, नहीं दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच पाती है। इसलिए यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है, जो कटिबंध पाया जाता है, वो है शीत कटिबंध। ठीक है, कहां से कहां तक, 23.5 डिग्री से 64.5 डिग्री, इधर भी 23.5 डिग्री से 64.5 डिग्री के मध्य कौन सा इधर 64.5 डिग्री से 64.5 डिग्री से कहां तक, 90 डिग्री तक। ठीक है ना, कौन सा, शीत कटिबंध। इधर 64.5 से 90 तक कौन सा कटिबंध पाया जाता है, शीत कटिबंध पाया जाता है। अब देखिए ये वाला क्षेत्र बचा अपने पास 23.5 से 64.5, और इधर भी 23.5 से 64.5 वाला क्षेत्र बचा। इस क्षेत्र के अंतर्गत उष्ण कटिबंधीय जलवायु की भी विशेषता पाई जाती है, और शीत कटिबंध वाली जलवायु की भी विशेषता पाई जाती है। इसलिए इसको बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। तो देखिए अभी अपनों ने यहाँ पर बात की थी कि जो यूरोपीय प्रवास है, यूरोपीय स्थानांतरण है या अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण है, ये यूरोप देश के जो स्थानांतरण होता है, दो क्षेत्रों में मुख्य रूप से अपनों ने यहाँ पर बात की। नंबर 1 की बात की अपनों ने उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र 23.5 से 23.5 वाला क्षेत्र। ठीक है, सेकंड बात की अपनों ने यहाँ पर अपनों ने यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध की, कि यह जो जलवायु है ये यूरोप महाद्वीप के निवासियों के लिए अनुकूल थी। तो ये
शीतोष्ण कटिबंध 23.5 से 64.5 वाला कटिबंध क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर एशियाई देशों से प्रवास। उतार लिया। तो देखिए फर्स्ट की बात कर ले अपनों ने यूरोपीय प्रवास, सेकंड की बात करेंगे यहाँ पर एशियाई देशों से प्रवास। 18वीं शताब्दी के बाद बढ़ती जनसंख्या के दबाव। 18वीं शताब्दी के बाद बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण चीन, भारत, जापान के लोग, चीन, भारत, जापान के लोग अपने पड़ोसी देशों में प्रवासी हो गए एवं स्थायी रूप से रहने लगे। क्योंकि उस समय पड़ोसी देशों की जनसंख्या कम थी। देखिए यहाँ पर बात की जाए एशियाई देशों से प्रवास, ठीक है। 18वीं शताब्दी के बाद बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण, 18वीं शताब्दी के बाद किस शताब्दी के बाद की बात करें अपन यहाँ पर 18वीं शताब्दी के बाद बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण चीन, भारत, जापान के लोग अपने पड़ोसी देशों से प्रवासित हो गए एवं स्थायी रूप से रहने लगे। क्योंकि उस पड़ोसी देशों की जनसंख्या, ठीक ना, उस समय की बात की जाए, उस समय पड़ोसी देशों की जनसंख्या क्या थी? कम थी, ठीक है ना। जो भारत, चीन और जो जापान के लोग हैं, ये अपने पास के जो पड़ोसी देश थे, यहाँ की जनसंख्या वहां पर जाकर निवास करने लगी और उन क्षेत्रों की जनसंख्या कम होने के कारण वहां पर स्थायी रूप से जाकर रहने लगी। देखिए आगे बात की जाए, यहाँ पर कुछ विद्वानों का मत है कि जो सर्वप्रथम मानव प्रजाति का विकास हुआ था वो मध्य एशिया में हुआ था। सर्वप्रथम मध्य एशिया के अंतर्गत, मध्य एशिया। मानव शास्त्रों का मत है कि मानव प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशियाई, ठीक है ना, कहाँ पर? मध्य एशियाई भागों में हुई। जलवायु की दशाओं में परिवर्तन रहने के कारण, ठीक है, जलवायु दशाओं में परिवर्तन रहने के कारण एवं नवीन प्रजातियां द्वारा प्राचीन प्रजातियों को स्थान विशेष से बाहर की ओर खदेड़ने के कारण प्रागैतिहासिक काल में मध्य एशिया से विभिन्न प्रजातियां प्रवासित होकर विश्व के विभिन्न भागों में स्थायी रूप से जाकर बस गई और वहां पर रहने लगे। देखिए यहाँ पर बात की जाए कि मानव शास्त्रों के मत के अनुसार बात की जाए कि सर्वप्रथम जो मानव
जातियों का या प्रजातियों का उद्गम हुआ था वो मध्य एशिया में हुआ था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जलवायु परिवर्तन हुई और जो नवीन प्रजातियों का आगमन हुआ, तो जो नवीन जातियों प्रजातियों ने पुरानी प्रजातियों को क्या उस स्थान से वहां से खदेड़ दिया। खदेड़ने के बाद स्वयं वहां पर रहने लगी। इस प्रकार कहा जाता है कि सर्वप्रथम जो मानव प्रजातियों की उत्पत्ति हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? एशियाई देशों के अंतर्गत या मध्य एशियाई देश में, मध्य एशिया में हुई थी। देखिए अपनों ने यहाँ पर बात की थी स्थानांतरण के प्रकार, और स्थानांतरण के प्रकार को दो भागों में बांटा था अपनों ने यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय और अंतरदेशीय। तो अपनों ने यहाँ पर बात कर ली अंतरराष्ट्रीय की, अब बात करेंगे अंतरदेशीय की। धीरे धीरे बोल लेना यहाँ से बैठ के। सबको समझ में आ रहा है ना? मुकेश समझ में आया नहीं आया? अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण समझ में आया नहीं आया सबको? चलिए आगे। तो अब आगे देखते हैं अपन यहाँ पर अंतरदेशीय स्थानांतरण के बारे में चर्चा करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण या अंतरदेशीय स्थानांतरण क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय की बात कर ली, अब बात करेंगे अंतरदेशीय की। अंतरदेशीय नंबर 2 की बात करेंगे यहाँ पर, अंतरदेशीय स्थानांतरण। एक ही देश के विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के मध्य लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होने वाले स्थानांतरण को अंतरदेशीय स्थानांतरण कहते हैं। देखिए यहाँ पर बात की जाए कि अंतरदेशीय स्थानांतरण किसे कहेंगे। अंतरदेशीय स्थानांतरण की बात की जाए तो एक ही देश के विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के, ठीक है ना, एक ही देश के विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के मध्य लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होने वाले स्थानांतरण को किस नाम से जाना जाता है? अंतरदेशीय स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसके अंतर्गत की बात की जाए, यहाँ पर अंतरदेशीय स्थानांतरण के अंतर्गत बात की जाए तो यहाँ पर दो भागों में बात करेंगे अपन। यहाँ पर जो अंतरदेशीय स्थानांतरण है तो इसके भी दो भागों में बात करेंगे अपन। यहाँ पर नंबर 1 की बात करेंगे अंतरराज्य स्थानांतरण।
और स्थानीय स्थानांतरण। अंतरराज्य स्थानांतरण की बात करेंगे कि एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य, ठीक है ना, एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य जो स्थानांतरण होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? अंतरराज्य स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। अंतरराज्य स्थानांतरण के अंतर्गत यहाँ पर बात की जाए एक ही देश में विभिन्न भागों के मध्य इस प्रकार का स्थानांतरण होता है। देखिए, अंतरराज्य स्थानांतरण की बात की जाए तो अंतरराज्य स्थानांतरण क्या होता है? एक ही देश में विभिन्न भागों के मध्य इस प्रकार का स्थानांतरण होता है, जो एक देश के अंतर्गत, अब चाहे उसमें कितने भी राज्य हो सकते हैं। जैसे भारत की बात की जाए, अंतरराज्य स्थानांतरण के अंतर्गत भारत की बात की जाए तो वर्तमान भारत के अंतर्गत कितने राज्य हैं? 28 राज्य, ठीक है ना। इन 28 राज्यों में से एक ही भाग से दूसरे भाग, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य जो स्थानांतरण होता है, जो जनसंख्या का जो प्रवास होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? अंतरराज्य स्थानांतरण, अंतरराज्य प्रवास के नाम से जाना जाता है। जैसे बात की जाए यहाँ पर स्वतंत्रता, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य, ठीक है ना, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उसमें यहाँ पर बात की जाए तो एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य क्या हुआ था? स्थानांतरण हुआ था। जैसे उदाहरण की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश तथा पंजाब से, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा से कई लोग दिल्ली आकर बस गए, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर बात की जाए यहाँ पर यूपी तथा हरियाणा से कई लोग कहाँ जाकर बस गए? दिल्ली जाकर बस गए, ठीक है। तो इस प्रकार के स्थानांतरण को किस नाम से जाना जाता है? अंतरराज्य स्थानांतरण के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बात की जाए कि जो अन्य देश, अन्य क्षेत्रों के लोग हैं, अन्य राज्यों के लोग हैं, ये लोग भी कहां पर बस गए? महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों में जाकर बस गए, ठीक है। और इस प्रकार का जो स्थानांतरण होता है, इस प्रकार जो प्रवास होता है, वो क्या कहलाता है? अंतरराज्य स्थानांतरण कहलाता है। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर सेकंड की, स्थानीय प्रवास। एक ही प्रांत के विभिन्न जनपदों के मध्य होता रहता
हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए देखिए यहाँ पर बात की जाए स्थानीय स्थानांतरण की। स्थानीय स्थानांतरण या तो रोजगार प्राप्ति के लिए होगा, डेली आवागमन, या शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। देखो बात कर लेते हैं यहाँ पर कि स्थानीय प्रवास में लोगों का, ठीक है ना, जो स्थानीय स्थानांतरण है, इस स्थानीय स्थानांतरण के अंतर्गत बात की जाए, स्थानीय प्रवास में लोगों का स्थानांतरण देश में एक ही प्रांत के विभिन्न जनपदों के मध्य होता है। ठीक है, जो स्थानीय स्थानांतरण है ये देश में एक ही प्रांत के, जो देश होता है देश में एक ही प्रांत मतलब राज्य के विभिन्न जनपदों के मध्य होता रहता है। ग्रामीण लोग, देखिए यहाँ पर बात की जाएगी ग्रामीण लोग शहरों में, ठीक ना, ग्रामीण लोग शहरों में क्या लेने जाएंगे, या तो मजदूरी के लिए जाएंगे या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते रहते हैं। तो इन बातों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, या इन बातों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, स्थानीय स्थानांतरण के अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए अपनों ने यहाँ पर बात की एशियाई देशों में प्रवास और एशियाई देशों में प्रवास की भी दो भागों में बात की अपनों ने। यहाँ पर नंबर 1 की बात की अपनों ने यहाँ पर अंतर राज्य प्रवास या स्थानांतरण, और सेकंड की बात की अपनों ने यहाँ पर स्थानीय स्थानांतरण। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर प्रवास के परिणाम कि प्रवास के कौन कौन से परिणाम हैं। अगला टॉपिक अपना प्रवास के परिणाम। प्रवास के परिणाम, तो देखिए यहाँ पर अपन बात करेंगे प्रवास के परिणाम की, कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं। तो देखिए प्रवास के नंबर 1 के परिणाम की बात की जाए यहाँ पर कि जिस स्थान की जनसंख्या दूसरे स्थान पर जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या हुआ, जनसंख्या की कमी हुई, और यहाँ पर क्या हुआ, जनसंख्या की वृद्धि हुई। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जनसंख्या की कमी भी होती है, जनसंख्या में ह्रास भी होता है और जनसंख्या में वृद्धि भी होती है। बात कर लेते हैं अपन नंबर 1 कारण की कि इससे जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है। ठीक है, तो देखिए एक ही बात की जाए, प्रवास से जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है। प्रवास से जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है जिस स्थान से लोग जाते हैं वहाँ की जनसंख्या कम तथा जहाँ जाकर निवास करते हैं वहाँ की जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। ठीक है, सेकंड परिणाम की बात करेंगे अपन यहाँ पर,
सेकंड की बात की जाए, प्रवास के कारण संस्कृति का प्रसार होता है। ठीक है, प्रवास के कारण क्या होता है? संस्कृति का प्रसार होता है। प्रवासी लोग अपने साथ अपनी तकनीकी, धर्म परंपराएं एवं रीति रिवाज, भाषा आदि लेकर जाते हैं।